प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा था कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। आज हम उसके अगले टॉपिक पढ़ेंगे, यानी रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार का ये तीसरा टॉपिक है, जो कि है हमारा विस्थापन अपक्रिया। आज हम ये जानेंगे कि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, और रासायनिक अपक्रियाओं के अन्य प्रकार भी पढ़ेंगे, जैसे कि द्विविस्थापन अपक्रिया, और आखिरी जो प्रकार है जो कि हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस या उपचयन अपचयन अपक्रिया। ठीक है, तो इसे भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर एक श्रेणी लिख दी है जिसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी का यहाँ पर क्या उपयोग है, हम जो अपक्रिया पढ़ने वाले हैं उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहले लिख दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? यानी विस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु या तत्व अपने से कम क्रियाशील धातु या तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व या धातु अपने से कम क्रियाशील या धातु या तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अधिक अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु या तत्व अपने से कम क्रियाशील धातु या तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर बच्चों इसको एक फार्मूले के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये धातु है, ये धातु, ठीक है, और एक यौगिक है बी धातु का लवण विलयन, बी धातु का लवण विलयन। ये धातु बी धातु का लवण विलयन का लवण विलयन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ए धातु को बी धातु के लवण विलयन से अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ए जो धातु है वो अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। और बी धातु जो है ये कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। तो ऐसी स्थिति में जो ये धातु है
वो बी धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर कैसा यौगिक बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ए धातु का लवण विलयन, ये धातु का लवण विलयन विलयन और प्लस बन जाएगा बी धातु। ठीक है, तो यानी इसको फार्मूले के द्वारा यानी सूत्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर ए जो धातु है, ये धातु वो बी धातु के लवण विलयन से अपक्रिया करेगा, तो बी धातु जो है कम क्रियाशील है और ये धातु अधिक क्रियाशील है। तो ऐसी स्थिति में ए धातु जो है बी धातु को क्या कर देगी, विलयन से यानी बी धातु के लवण विलयन से विस्थापित कर देगी और यहाँ पर यौगिक बन जाएगा ए धातु का लवण विलयन और बी धातु बाहर हो जाएगा। तो ऐसे इस सूत्र के द्वारा भी हम लोग जो विस्थापन अपक्रिया को समझ सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के स्वरूप लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे पर बच्चों हमारा एक यौगिक है जो कि है कॉपर सल्फेट, यानी मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहे का टुकड़ा डाल दें या लोहे की कील डाल दें या लोहे का चाकू डाल दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोहे का जब टुकड़ा या लोहे की कील हम लोग डालेंगे या लोहे का चाकू डालेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो क्या होगा, यहाँ पर जो लोहा है, लोहा ये अधिक क्रियाशील है। क्या है, लोहा जो है अधिक क्रियाशील है। और यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर का ये कॉपर धातु का लवण विलयन है, तो यहाँ पर जो कॉपर है वो कम क्रियाशील है। ठीक है, कम क्रियाशील है, तो ऐसी स्थिति में लोहा क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। और यहाँ पर लोहा जो है इसके साथ यौगिक बनाएगा, क्या बनाएगा, FeSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बना लेगा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कौन सा यौगिक है, ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो लोहा जो है कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया करेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर यौगिक बना लेगा फेरस सल्फेट और साथ में जो है कॉपर धातु क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी, जो कि लोहे की कील या चाकू के ऊपर जो है हम लोगों को निक्षेपित देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे अगर हम यहीं पर कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं हम लोग जिंक का टुकड़ा, क्या डाल देते हैं, जिंक का टुकड़ा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और ये आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, और ये आपका जिंक का टुकड़ा है, जिंक है। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर देगा और यहाँ पर कॉपर जो है हम लोगों को अलग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। और एक उदाहरण और लिख लेते हैं बच्चों, क्या लिख लेते हैं कि मान लो यहाँ पे एक धातु है जो कि है लेड, क्या है, लेड, यानी इसको हम लोग सीसा भी बोलते हैं, लेड बोलते हैं या इसको सीसा भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर लेड को हम लोग अपक्रिया करा दें किससे, कॉपर क्लोराइड से, किससे अपक्रिया करा दें, कॉपर क्लोराइड से, कॉपर क्लोराइड से अगर हम लोग अपक्रिया करा देते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा लेड क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में हमारी जो कॉपर धातु यहाँ पर विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमने सक्रियता श्रेणी लिखी थी, इसका क्या उपयोग है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लोहा है या यहाँ पे जो जिंक है या यहाँ पे जो सीसा है, ये क्या है, यहाँ पर जो कॉपर दिख रहा है इस कॉपर से अधिक क्रियाशील है। और अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करता है कि यहाँ पर इनके यौगिक से हम जो है इन धातु को विस्थापित कर देता है। अब यहाँ पे सक्रियता श्रेणी में देख सकते हैं, सक्रियता श्रेणी क्या, कैसी श्रेणी होती है, यानी सक्रियता श्रेणी धातुओं की एक ऐसी श्रेणी होती है, एक ऐसी सूची होती है जिसमें उनको क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, यानी उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी ऊपर जो धातु होगी, ऊपर जो धातु होगी वो अधिक क्रियाशील होगी, उससे जितना हम नीचे आएंगे उसकी क्रियाशीलता उतनी घटती चली जाएगी। यानी उनकी क्रियाशीलता के क्रम में नहीं, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब यहाँ पर पोजीशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो लोहा है वो कॉपर से ऊपर है या नीचे है, जैसे कॉपर यहाँ पर लिखा हुआ है और लोहा कहाँ लिखा हुआ है, लोहा यहाँ पर, यानी जो हमारा आयरन है, लोहा जो है
ऊपर है। तो यानी कहने का मतलब लोहा जो है वो अधिक क्रियाशील है और कॉपर जो है कम क्रियाशील है। तो ऐसी स्थिति में अधिक क्रियाशील धातु जो होती है अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। इसीलिए यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का विलयन था वो लोहे के द्वारा कॉपर जो है विस्थापित हो गया, क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। वहीं पर अगर हम लोग देखें जिंक, ठीक है, जिंक देख लीजिए, जिंक भी ऊपर ही है, लोहा से भी ऊपर है, यानी ये लोहे से भी अधिक क्रियाशील है। और ऐसी स्थिति में जब जिंक जो है कॉपर या किसी अन्य धातु के यौगिक से अब क्रिया करेगा तो ऐसी स्थिति में जिंक जो है क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर लेड भी देख लीजिए, यानी सीसा कहाँ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी लेड जो है ए कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ऐसी स्थिति में लेड भी क्या कर देता है, कॉपर के यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो अगर कहीं पर कोई धातु जो है किसी दूसरी धातु को विस्थापित कर देती है उसके यौगिक से, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी अपक्रिया को कहते हैं विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। तो आपको समझ में आ गया होगा विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे कर बच्चों Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट को अगर पर बच्चों अपक्रिया कराते हैं किससे, बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड से। ठीक है, बेरियम क्लोराइड से अगर अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा फिर बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और साथ में NaCl बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यानी ये ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें अभिकारकों के बीच किसका, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी अपक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। अब यहाँ पर वैलेंसी बराबर नहीं थी, यानी कहने का मतलब सोडियम के 2 परमाणु थे, क्लोरीन के 2 परमाणु, तो हमने 2 से गुणा करवा दिया, तो ये जो समीकरण है ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं।
हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में ना आए कि सर जी सर आयन क्या होते हैं। ठीक है, तो आयन देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर जो ये यौगिक है ये कैसा यौगिक है, एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। और आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, अगर उनको हम तोड़ेंगे तो आयनों में टूट जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर सोडियम सल्फेट की बात करें तो ये टूटेगा 2Na+ में टूटेगा, और साथ में जो हमारा जो ये और यहाँ पर 2Na+ और SO4 2 निगेटिव में टूटेगा, यानी सोडियम सल्फेट जो है 2Na+ और SO4 2 निगेटिव में टूट जाएगा। और इसी तरीके से ये यौगिक टूटेगा Ba2+ और 2Cl निगेटिव में टूट जाएगा। अब यहाँ पर बेरियम के साथ में क्लोरीन आयन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सोडियम के साथ सल्फेट आयन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेरियम के साथ में बेरियम जो सल्फेट जो है वो बेरियम से जुड़ जाता है, और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो किससे जुड़ जाता है, सोडियम के साथ में। यानी यहाँ पर सल्फेट जो है SO4 2 निगेटिव वो बेरियम के साथ जुड़ गया, और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। मतलब इसके साथ जो निगेटिव आयन है, ऋणात्मक आयन है, वो सोडियम के साथ जुड़ रहा है, और जो सोडियम के साथ ऋणात्मक आयन था, ठीक है, वो बेरियम के साथ जुड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी अपक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसमें दो मतलब दो आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और ये सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। दूसरा रिएक्शन भी ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे प्यारे बच्चों AgNO3 प्लस KCl, यानी ये है प्यारे बच्चों सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। और ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। जब हम इसको अपक्रिया कराएंगे तो ये भी यहाँ पर भी आयनों का आदान प्रदान होगा। यहाँ पर जो Cl है वो Ag यानी सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा, और NO3 जो है वो पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा AgCl और साथ में KNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, KNO3, यानी सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम जानेंगे अगला टॉपिक जो कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी जिसको हम कहते हैं उपचयन अपचयन अपक्रिया। ठीक है, ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शंस इसको कहा जाता है। रेडॉक्स अपक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कह सकते हैं, या उपचयन अपचयन अपक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं ये हम समझेंगे। तो पहले तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेडॉक्स, ठीक है, यानी रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हमारा रेड है और दूसरा ऑक्स। रेड से होता है बच्चों रिडक्शन। क्या होता है, रेड से होता है रिडक्शन, और ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, अपचयन। ठीक है, अपचयन, अपचयन। और ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे जो रेडॉक्स है ये दो शब्दों रेड और प्लस ऑक्स से मिलकर बना हुआ है, और रेड से होता है रिडक्शन, ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन और ऑक्सीडेशन को कहते हैं उपचयन, या जिसको हम लोग ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसके दो अर्थ हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? यानी ऑक्सीडेशन एक ऐसी अपक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। अगर किसी भी पदार्थ में, किसी भी यौगिक में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही हो यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी अगर ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी या तो ऑक्सीजन निकले तो ऑक्सीकरण होगा, अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण होगा, और या तो किसी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जो परमाणु होता है अगर वो किसी पदार्थ से या यौगिक से निकलता है तो उसे भी यानी हाइड्रोजन के निकलने को भी हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीजन के जुड़ने को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यानी हम किसी भी रूप में बोल सकते हैं ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी हाइड्रोजन की कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों। ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो। ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का क्या हो? ह्रास हो, मतलब कमी हो, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? ह्रास हो तो ऐसी अपक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल प्यारे बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों अगर हम लोग मैग्नीशियम को अपक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। समीकरण बराबर नहीं है, बराबर कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग जिंक को अपक्रिया करा दें ऑक्सीजन से, जिंक को अपक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग कार्बन को अपक्रिया करा दें, सॉरी कार्बन को अपक्रिया करा दें ऑक्सीजन से तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, समीकरण को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो जाए, क्या हो जाए? ऑक्सीजन का योग हो जाए, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं? ऐसी अपक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्या बोलती है बच्चों? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें एक परिभाषा और जुड़ी हुई है कि अगर हाइड्रोजन का ह्रास हो, क्या हो? हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं? ऐसी अपक्रिया को बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऐसी अपक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण। जैसे यहां पर लिख लेते हैं CH4 प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा? CO2 बनेगा और साथ में जल बन जाएगी। यानी यहाँ ये गैस है और ये आपका लिक्विड होता है। ठीक है, यानी ये हमारा क्या है? ये मेथेन है, मेथेन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जब मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है यानी ऑक्सीकृत किया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मेथेन को जब ऑक्सीजन से अपक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी मेथेन में CH4 है, मेथेन का सूत्र CH4 होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है निकल रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन जब निकलता है तब भी ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन जुड़ता है
तब भी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया है, यानी ऑक्सीकरण इसको कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक रिएक्शन और लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे प्यारे बच्चों HGS यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा Hg प्लस S। सॉरी, यहाँ पर HGS नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर क्या रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होती है। ठीक है, और जब ये बच्चों टूटती है तो यहाँ पर अलग होता है सल्फर और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर प्राप्त हो जाता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना, सॉरी यहाँ पर रिएक्शन गलत हो गया था, यानी हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी ऑक्सीजन का या तो योग हो या तो हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी हाइड्रोजन की कमी हो, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी अपक्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेशन कहा जाता है या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे रिडॉक्शन क्या होता है, यानी अपचयन किसे कहते हैं। अपचयन, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन, अपचयन। इसका प्यार बच्चों, इसकी परिभाषा जस्ट उसकी उसके उल्टा होगी, यानी ऑक्सीकरण में क्या होता था कि ऑक्सीजन का योग होता था और हाइड्रोजन की कमी होती थी, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी और हाइड्रोजन की कमी होती थी। और यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, वहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी, हाइड्रोजन की कमी होती थी। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में यह होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ऐसी क्रिया को कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ऐसी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ठीक है, वृद्धि हो, वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो ऐसी अपक्रिया को, ऐसी अपक्रिया को, तो ऐसी अपक्रिया को अपचयन कहा जाता है, या अपचयन अपक्रिया भी कह सकते हैं, अपचयन अपक्रिया कहा जाता है, अपचयन अपक्रिया। ठीक है, इसका एग्जांपल कर बच्चों, यानी ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ठीक है, हाइड्रोजन का योग हो, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलेंगे, ऐसी अपक्रिया को बोलेंगे बच्चों अपचयन। एग्जांपल में कर बच्चों, जैसे हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, अगर इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, Hg+O2 में टूट जाता है, Hg+O2 में टूट जाता है, हमारा लिक्विड होता है और ये गैस होती है, ठीक है, और ये सॉलिड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है मरकरी और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन अलग हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलेंगे, ऐसी अपक्रिया को बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे, ऐसी अपक्रिया को क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। ठीक है, और यहीं पर अगर हाइड्रोजन की क्या हो जाए, अगर वृद्धि हो जाए, तो ऐसी अपक्रिया को भी अपचयन ही बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं CH2
CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका हम लोग कर देते हैं हाइड्रोजनीकरण पर, यानी ये किसका सूत्र है, ये है एथीन का सूत्र, एथीन। यानी एथीन को अगर हम लोग हाइड्रोजन से अपक्रिया करा देते हैं, एथीन को अगर हम लोग हाइड्रोजन से अपक्रिया करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6 है, ठीक है। तो यानी अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो सॉरी हाइड्रोजन की अगर वृद्धि हो रही हो, ठीक है, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलेंगे, ऐसी अपक्रिया को बोलेंगे अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसी अपक्रिया को क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे, ठीक है। तो बोर्ड पेपर में बच्चों कोई जरूरी नहीं कि अलग से पूछा जाए अपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, पेपर में ऐसा बहुत बार पूछा गया है कि रेडॉक्स रिएक्शंस किसे कहते हैं। तो अब हम जानेंगे सम्मिलित रूप से कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। वैसे हमने अलग अलग पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। अब हम सम्मिलित रूप से जानेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस किसे कहते हैं, ठीक है। जो हेडिंग पड़ी हुई है तो हम परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। यानी ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो तो ऐसी अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अपकारक उपचयित हो यानी ऑक्सीकृत हो और दूसरा अपकारक क्या हो, अपचयित हो। यानी साथ साथ दोनों रिएक्शन चल रहे हो, यानी उपचयन भी और बच्चों अपचयन भी। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी अपक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। बच्चों एग्जांपल में यानी रिएक्शन लिख लेते हैं इसका। जैसे अगर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अपक्रिया कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अपक्रिया कराते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा कॉपर और साथ में बन जाएगा हमारा जल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड से देखिए क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, तो यानी यहाँ पर इसका हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया अपचयित। क्या हो गई, ये क्या हो गया, अपचयित हो गया, अपचयित, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन में जो है क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया उपचयित। क्या हो गया, उपचयित हो गया, उपचयित, ठीक है। यानी हाइड्रोजन का यहाँ पर उपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयित हो रहा है, और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ये उपचयन है। तो यानी ऑक्सीजन का निकलना उपचयन, ओ सॉरी ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन है। यानी कॉपर ऑक्साइड का जो है अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है किसमें, कॉपर में, और हाइड्रोजन जो है उपचयित हो रहा है किसमें, जल में। तो यानी ये एक ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो है उपचयित और दूसरा अभिकारक जो है अपचयित हो, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, यानी रेडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया रेडॉक्स रिएक्शंस, और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शंस। अब हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद।